वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8,000 रुपए के लगभग है। 8,000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़े निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। 11,000 या 12,000 रुपए की आय होगी किसान की। इसी तरह किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जो बैंकों का कर्ज है वो लगातार किसान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस में या फसल को लेकर के जो लोन लेता है उसमें भी उसके ऊपर संकट आ रहा है। हर चीज महंगी है उसके लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, खाद, डीजल, बीज, हर चीज किसान को महंगी खरीदनी पड़ रही है। और उसका परिणाम यह है कि हमारी खेती अनप्रॉफिटेबल होती जा रही है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसान को, वो किसान को भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार। और इधर अमेरिका से डील के बाद सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर से जुड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत में आ जाएंगे। अगर फीड आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारा किसान संकट में चला जाएगा। और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा देश और प्रदेश की खुशहाली का आंकड़ा भी बदल जाएगा। हम लोग इस दिशा में कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए और रिड्यूस कैसे करें केमिकल यूज को, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करें। हम किसानों को सब्सिडाइज सीड्स कैसे उपलब्ध कराएं या हाइब्रिड सीड्स जो बेटर सीड्स हैं उनको कैसे उपलब्ध कराएं। इधर सीड टेस्टिंग लैब्स हों, क्वालिटी चेक कैसे हम सही क्वालिटी के सीड्स दे रहे हैं किसानों को, और इंस्टीट्यूशन से कैसे हम लोग रिसर्च और किसान को जोड़ें। इधर बिजली का संकट बहुत है। बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अंबेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। ये केवल ला रहे हैं स्मार्ट मीटर। हमारा पक्ष है स्मार्ट मीटर से बहुत नुकसान हो रहा है। घर परिवार के लोगों को ये परेशानी और तकलीफ में डाल रहे हैं। इनके स्मार्ट मीटर फेंकने लगे हैं। और अगर ये स्मार्ट शहर बना सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं। और उस दिशा में समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग काम करेंगे। स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं। और एक गांव तो हम लोगों ने गोद लिया था, शुरुआत की थी, जिसमें कि फ्री बिजली उपलब्ध कराते थे किसानों को। उनके घर की बिजली पूरी फ्री, उनकी सिंचाई के लिए फ्री बिजली, चक्की या अन्य काम करना चाहते थे उसके लिए फ्री होता था। और मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने सुझाव दिया था, उनके सुझाव पे हम लोगों ने काम किया। और केवल शर्त ये रखी थी कि अगर हम लोग तैयार कर लें तो वो उद्घाटन के लिए खुद आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार में 3 महीने के अंदर उन गांव को फ्री बिजली उपलब्ध करा दी थी। 24 घंटे बिजली आती थी, कहीं भी उनके यहाँ पावर कट, पावर शटडाउन नहीं होता था और एक भी पैसा बिल नहीं देना पड़ता था, कोई बिल नहीं आता था उन पर। और वो योजना कई गांवों में हम लोगों ने शुरू कर दी थी। भविष्य में इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। सब्सिडीज कैसे दी जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम,
कंपेंसेशन हम लोगों ने पूरा का पूरा दिया था। फसल का नुकसान होता था, जब फसल का नुकसान था तो पूरा कंपेंसेशन देते थे उसको। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से किसानों की मदद करते थे। सिंचाई कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, फ्री सिंचाई का इंतजाम किया था। एमएसपी को देने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि 23 फसलों में और दूध को भी शामिल कर करके एमएसपी देने का काम हम लोग भविष्य में करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोसेसिंग के लिए जो इंसेंटिव्स या प्रोसेसिंग स्कीम थी उसको बढ़ावा देंगे। बहुत सारे फील्ड्स में इधर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह किसानों को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उनकी मदद करने का काम करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे एक्सप्रेसवेज, वो शहरों को कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मंडियां बन रही थी, मंडियां बनना शुरू हो गई थी। कन्नौज में विशिष्ट आलू के लिए मंडी बनाई गई थी। जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी उतनी बनी, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे थे जिससे किसानों को एक ही जगह आकर के अगर वो कोई बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आलू से, वो सुविधा भी उपलब्ध कराने की थी। इसी तरह फल सब्जी अनाज की एक थी इटावा और मैनपुरी के बीच में 500 एकड़ जमीन एक बहुत बड़े कारोबारी उन्हें नोएडा ग्रेटर नोएडा में दी थी, जिससे कि किसानों को सीधा जोड़ा जाए। इस सरकार में तो किसान बाजार भी नहीं बन रहे हैं, किसान बाजार बनना शुरू हो गए थे। और किसान बाजार इसलिए क्योंकि किसान के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर वो अपनी पैदावार करे तो बाजार में सीधा कैसे बेच सके। उसके पास दुकान नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। मंडी में सरकारी रेट उपलब्ध कराना और बाजार में अगर वो अपने प्रोडक्ट को सीधा बाजार में बेचना चाहता है तो वो भी उपलब्ध कराएं। हालांकि इस सरकार में कैफे से किसी को संबंध नहीं है, कैफे से कोई लेना देना नहीं है इनको, कैफे से ये चिढ़ते हैं ये लोग, लेकिन किसान बाजार को पूरा कैफे में कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ में जो किसानों के लिए किसान बाजार बना था, आज वहां किसान नहीं है, कैफे हैं। और किसान के लिए जो होटल बनाया था जहां पर वो रुक सकता था, अगर वो सामान लेकर के आए और उसको सामान रखना पड़े, अपनी पैदावार रखनी पड़े, तो उसके लिए स्टोर था, वहां पर बड़े बड़े स्टोर बनाए थे और सस्ते में रुक सके वो, उसके लिए होटल बनाया था। वो किसान होटल भी इस सरकार ने बेच दिया, किसी अपने ही सुजाती भाई को दे दिया वो भी। अब वहां सुनने में आए कोई बहुत अच्छा होटल बना है, कभी हम और चौधरी साहब जाएंगे वहां पर, खाना खा के आएंगे। इधर क्योंकि वेस्टर्न यूपी में गाजीपुर में, बॉर्डर में, गाजियाबाद में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। आज ये तय किया है कि किसानों के भुगतान को हम लोग 24 घंटे के अंदर कर देंगे, उनके गन्ने का भुगतान। उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उनके हाथ में पर्ची आएगी, पर्ची कटेगी, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीधा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके लिए किसान रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे जो 15,000 करोड़ का होगा, जिसमें किसान को अपने भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसका भुगतान होगा पर्ची मिलते ही, और उद्योगपतियों के जो अकाउंट हैं उससे सीधा सरकार और उनको मिलकर के अपना भुगतान सरकार लेती रहेगी। लेकिन किसान को आंदोलन में नहीं जाने देंगे, किसान की तुरंत मदद करने का काम करेंगे। वहीं लोन बड़े पैमाने पे किसान लेते हैं, एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट ला करके, कमीशन बना करके कि किस तरीके से उनका लोन माफ हो, और अगर किसी किसान के ऊपर लोन आ रहा है तो लोन से कैसे बचे, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे।
अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा। और अपने पत्रकार साथियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अपने पत्रकार साथियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। बुरे दिन जाने वाले हैं और भाजपा को हम लोग हराएंगे, हमेशा के लिए हटाएंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश में 95% पीडीए, 95% वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। न केवल सफाया हटाएंगे बल्कि रिकॉर्ड बनाने का भी काम करेंगे। 95% पीडीए, 95% वोट डाल करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। और जब फसल अच्छी होगी तो हम सब सफल होंगे, अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। सर, किसानों से जुड़ा एक सवाल है। प्रदेश में हजारों किलोमीटर में फैली नहरें हैं, लेकिन गन्ना किसान इस वक्त परेशान है। नहरें सूखी पड़ी हुई हैं और पानी के लिए खेतों को जल स्तर से पानी निकालना पड़ रहा है, तो पानी का संकट भी लगातार बन रहा है। जल स्तर नीचे जा रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गन्ना किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पास समय ही कहां है इस बात के लिए। भारतीय जनता पार्टी को समय ही नहीं है कि वो नहरें देख लें कि किसानों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो नहर सफाई करते हैं तो रुपया साफ हो जाता है, नहरें साफ नहीं होती। गंगा साफ नहीं हुई, गंगा का बजट साफ हो गया। और झूठ बोलने में पूरी पार्टी लगी हुई है। अभी फुर्सत कहां है हमें। जो देश का कानून लोकसभा से पास हो गया, नोटिफाई हो गया, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसी आधी आबादी को झूठ बोलने में निकल पड़े हैं, प्रोपेगेंडा करने पे निकल पड़े। अभी फुर्सत कहां है उन्हें कि नहर देख लें कि नहर सूखी है कि पानी आ रहा है, कि किसान पानी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। वो तो हम माताएं बहनों को बधाई देते हैं कि स्मार्ट मीटर जो सड़कों पे फेंके, उससे कहीं न कहीं उन्हें विचार करना पड़ा, कमेटी बनानी पड़ी। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं। उनमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे नहीं हो सकता है। विपक्ष के जो सांसद हैं, कैसे अपने पार्टी पर भरोसा रखें। विपक्ष के लोग हैं, अपने विधायकों सांसदों पर कैसे भरोसा करें। तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी में चले गए। अब राघव चड्ढा जो लगातार देश की बात कर रहे थे, देश के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो कैसे सारे लोग भरोसा करेंगे। ये आप पार्टी का सवाल है। दुख होता है कि पार्टी कितना मेहनत से बनती है, कितनी मेहनत से पार्टी का लीडर और पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं, और जिताने के बाद वही विधायक राज्यसभा चुनते हैं। इससे पहले भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने और कुछ स्वार्थी लोगों ने कुछ लालच के अंदर हमें भी छोड़ा था। अब आप पार्टी और हम एक ही टीम में आ गए हैं। हमारे लोगों ने भी धोखा दिया, उनके लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया। कॉमन चीज एक है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और स्वार्थ और पैसा, कारोबार। इस सरकार से गरीब ही लड़ सकता है। केवल इस सरकार से गरीब ही मुकाबला कर सकता है। अभी गाजीपुर की घटना में मैंने देखा एक पिता को, जिसकी बेटी की जान गई, उसे लालच देने के लिए बताओ कितने बीजेपी के नेता पहुंचे। पुलिस वहां बैठी है, लालच दे रही है। वो वीडियो वायरल है, मैंने भी पोस्ट किया है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके संगठन के लोग वहां पर जाकर के एक पिता को मना रहे हैं, लालच दे रहे हैं।
तो इसी तरह का कुछ हुआ होगा। तो सूचना ये मिल रही है क्योंकि एसपी और डीएम जाकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कह दो कि हम संतुष्ट हैं पूरे कार्रवाई से और कोई विपक्षी लोग यहाँ ना आए। स्थानीय नेता आप पर भी निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का पिछले 9 साल का या 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए और जब भी का किसी समय का रिकॉर्ड उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दुख और तकलीफ का अगर कहीं हुई है, कहीं पीड़ा है, कहीं परेशानी है, तो उस दुख दर्द में हमेशा समाजवादी पार्टी शामिल हुई है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, तमाम आपके पास कहानी स्टोरीज होंगी कि अगर कहीं घटना हुई, कहीं किसी की जान गई, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आई और मदद करने का काम किया। याद कीजिए कोरोना के समय पर कितने बड़े पैमाने पे मजदूरों की जान गई, इस सरकार ने किसी की मदद नहीं की। याद कीजिए आप, क्या इस सरकार ने किसी मजदूर की मदद की जिसकी जान गई कोरोना में? इकलौती समाजवादी पार्टी थी जो घरों में गई उनके और 1-1 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। वो पीड़ा भी आपको याद होगा, एक गर्भवती मां गर्भवती थी, चल करके आई थी दूसरे प्रदेश से और डिलीवरी हुई, उसके बावजूद भी कोई सरकार ने उसकी मदद नहीं की। उसको फिर पैदल चल करके अपने घर तक जाना पड़ा था, याद कीजिए आप। और उस परिवार की, उस मां की भी अगर किसी ने मदद की थी, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके घर जाकर के उसी दिन मदद किए थे और बाद में भी हम लोगों ने 1 लाख रुपए दिए थे। यही नहीं, बहुत सारे हमारे दलित समाज के लोग, मथुरा हाथरस में जो हादसा हुआ था, याद कीजिए, 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। सबसे पहले अगर कोई मदद करने के लिए उतरा था तो समाजवादी पार्टी थी। आपके बीच में भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी समाजवादी सरकार में। अगर सबसे आगे बढ़कर के अगर पत्रकारों की भी किसी ने मदद की थी तो वो समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने मदद करने का काम किया था। तो ये भाजपा ये हमें न सिखाएं। मुश्किल ये है कि भाजपा और पुलिस एक हो गई है। आपने सुप्रीम कोर्ट अभी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का गठन करिए। पुलिस ने किस तरीके से बेटी को न्याय न मिल जाए इसके लिए काम किया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कभी एक बार नहीं, न जाने कितनी बार लताड़ा है सरकार को। हाल ही में गाजियाबाद को लेकर के जो टिप्पणी की है, सरकार किस मुंह से महिलाओं के सामने जा रही है आरक्षण की बात करने? सुप्रीम कोर्ट का सुनिए क्या क्या टिप्पणी की है इनके ऊपर। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? और सबसे ज्यादा महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं सरकार में। वो आंकड़े बताते हैं, आप आंकड़े निकलवाइए देश के, तो सबसे ज्यादा खराब आंकड़े अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 तारीख को गाजीपुर का दौरा है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है सत्यानंद राय के बेटे ने जारी किया है कि अखिलेश यादव जो मृतक है लास्ट तक युद्ध की राजनीति में, और समाजवादी पार्टी को डेलीगेशन आया था वो गाँव वालों को। देखिए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ही गिद्ध पार्टी कोई सी नहीं है। विधायकों का सर्वे आया है जिसमें 354 विधायक फेल दिखाए। हमारे कम फेल हुए हैं, वो ज्यादा दिखा दिए हैं। हमारे फेल नहीं है उसमें। सर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि ये सर्वे कौन करा रहा है। और अभी सर्वे बहुत आएंगे और व्हाट्सएप पे भी सर्वे आएंगे। इसलिए अपने कार्यकर्ता नेताओं से मैं कहूंगा कि बिल्कुल सावधान रहिए, एकदम सावधान रहें आप लोग। ये सर्वे नहीं जिताएगा। हमारा काम, हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर के लड़ करके हमें जिताएगा। ये चुनाव कार्यकर्ताओं का होने जा रहा है। जिस तरीके से हमारे पीडीए प्रहरी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को पकड़ा, बीजेपी की चोरी पकड़ी, गिद्ध नजर से पकड़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आज तुम टाइम से आ गए हो। एक तो हमने पहले ही फेल कर दिया था और इस समय सुना है कि घोषणा हो गई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
सुना है मैंने कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम की रेस में और फेस में घोषणा हुई है, और पहले भी तो ये घोषणा हुई थी। उनकी आरएसएस सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई सर और रहे बचे चुनाव भी हार गए वो। मंत्री जी जो है शेर के साथ फोटो भी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फेसबुक पे लिख रहे हैं कि ये असली शेर उत्तर प्रदेश के शेर के साथ नकली शेर, तो वो कहना किसे चाह रहे हैं? मैं एक काम करता हूं, मेरे साथी, हमारी तुम्हारी कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन मैं अभी एक वीडियो किसी एक मेरे मित्र ने बना के भेजा है, मैं कहूंगा उसको जरा स्क्रीन पे ले आए तो उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और अच्छा, शेर कितना बदसूरत था। अच्छा, शेर ऐसा नहीं होता भाई। अबे गलत मत करना किस शेर के लिए मैंने कहा ये बदसूरत है, बाकी सब समझदार हो। इतना बदसूरत शेर बताओ। मैं अभी कर रहा हूँ, एक स्क्रीन पे लगाइए, हाँ लाइए, एक बनाया है बहुत बढ़िया वीडियो, एआई से बन करके आया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद चुनाव हुए तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ करके आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, तो ये अंतर क्या लगता है आपको? समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक सीटों से जीतेगी, और बंगाल में भी आदरणीय ममता जी जीतने जा रही हैं। 3 लाख फौज है वहां पर, यूपी में 6 लाख होगी, और मैं तो कह रहा हूं 10 लाख होगी। और अभी सुना होगा किसी ने कहा कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, तो यूपी में गुंडा कौन है बताओ? किसने अपने मुकदमे वापस लिए? तो बस समझ लो उल्टा करके सीधे हो जाएंगे। जी पंचायत चुनाव में देरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे जैन जी मित्र कुछ नहीं कहेंगे। सर कार्यकाल बढ़ाने पर भी चर्चा है। क्या चीज? तुम लोग उस समय प्रेस में नहीं आए होगे, मैंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, आपको पहले ही बता दिया था। उनसे कहिए कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर न खोलें, एक वोडका का प्लांट खोल दें। कन्नौज में जो वोडका का प्लांट चल रहा था उसको चालू कर दें। बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ कन्नौज और आसपास के किसान उम्मीद लगा करके बैठे थे कि अगर किसान का आलू नहीं बाजार में बिकेगा और आलू अगर सड़ जाएगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, तो हमारी स्क्रीन से हटा दो। भी क्यों लगा रहे फोटो हमारे एक नकली शेर के संग? फोटो थोड़ी देर हटा दो है। हाँ, तो आलू को लेकर के ना सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया है, और आलू को खरीदने के लिए हर बार इस सरकार ने कहा, अभी तक किसानों का आलू कभी नहीं खरीदा गया। आप बताइए कब आलू खरीदा गया? अगर कोई आंकड़ा है इनके पास तो बताओ हमें। पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर के और आगरा तक सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है। आगरा है, फरीदाबाद है, फरुखाबाद है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर देहात है। इन इलाकों में भी कोल्ड स्टोर सबसे ज्यादा है। और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में है गन्ने के साथ साथ आलू बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार ये बताए कि सरकार ने आलू कितना खरीदा है, या आलू की पैदावार में सरकार ने क्या इंसेंटिव दिया अभी तक। ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आपको यकीन हो जाए कि यही सच बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, इतना तैयार होकर के आते हैं और झूठ बोलने आते हैं। ये हमारी नकल करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोगों ने एआई पे की तो एआई पे कर दी इन्होंने, हम लोग किसानों पे कर रहे थे तो किसानों पे कर दी। आप ये बताइए किसानों को किया क्या आपने? आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आय कैसे दोगुनी हुई? कि कागज पे ही आय दोगुनी कर दी आपने, बातों में ही आय दोगुनी कर दी।
लगाइए हमारे साथी का वीडियो। क्या आपके द्वारा बनाए गए हमारे यहाँ इसका भूत खा रही है, मतलब अब सरकार को वही खिला दो। क्या बताया, क्या खा रही है? धूल खा रही है। सरकार को भी धूल गर्दा उड़ा दो। प्ले करो भाई। किसके? प्ले कर दो। अखिलेश जी ने इटावा में जो लायन सफारी बनवाई थी उसको बर्बाद करके योगी जी आप यहां शेर की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, शर्म नहीं आ रही क्या आपको? दोबारा प्ले करो। अखिलेश जी ने इटावा में जो लायन सफारी बनवाई थी उसको बर्बाद करके योगी जी आप यहां शेर की मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, शर्म नहीं आ रही क्या आपको? देखिए शेर बोल रहा है। कहाँ पे? हाँ शुरू में थे आप, जब उसको घास खिला रहे थे डियर्स को। हाँ अच्छा सर, हाँ उद्घाटन में। नहीं, उसको देखना चाहिए। वर्ल्ड क्लास बनाए। पहली बार यूपी में शेर पैदा हो रहे हैं और हमारे यहीं शेर रखा गया तो शेर गोरखपुर पहुंचा। आप पता कराइए, अखबार वालों ने पढ़ा होगा, उन्होंने लिखी होगी स्टोरी। नहीं, वो तो इसलिए तबीयत खराब है, ये कंजूस सरकार है, खाना भी ढंग से नहीं देते उनको। नहीं, नॉनवेज खाता है ना वो, अब उसको भी वेज कहेंगे ये लोग। कितने किलो खाते हैं सोचिए आप। ये जो किलो किलो बता रहे हैं ना, शेर का भोजन पता करो कितना किलो खाते हैं वो। नहीं जी, आपने अभी स्मार्ट मीटर की बात करी थी। अगर जब आपकी सरकार जो बनती है तो इस समस्या को कैसे दूर? हम लोग हर समस्या का समाधान कर देंगे। ये तो बहुत छोटी समस्या है। ये सरकार ने किसी न किसी कंपनी को खुश करने के लिए दलाली कर करके ये काम किया होगा, जिससे किसानों को और आम जनता को परेशान करने दो। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, बताइए। और बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया इन्होंने। सर एक सवाल है सर, आपने राजनीति की बात करी, इससे पहले भी ज्यादा नहीं, अगर परिवार मना कर देगा तो हम नहीं मिलेंगे। परिवार मना ही नहीं कर रहा, उसे तो बुलवाएंगे। आपने वीडियो नहीं देखा? वो वीडियो भी प्ले करो जहाँ पिता क्या कह रहा है। पिता सोचिए क्या कह रहा हो। कौन कौन बैठा है बीजेपी का वहां पर, देखिए ना आप, और पुलिस बैठी है वहां पर। अगर वो वीडियो तो प्ले कराइए, आप खुद समझ जाएंगे एक पिता क्या कह रहा है। सर अभी कुछ समय पहले आपने पत्रकारों का मुद्दा उठाया। आपने कहा कोरोना काल के समय भी आपने पत्रकारों की मदद की। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सुविधाओं की घोषणा की। लेकिन सर हर सुविधाएं सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए क्यों? आप भी जानते हैं सर, सोशल मीडिया का दौर है। हर छोटा पत्रकार राम जोखिम में डालकर हंसता है, दिखाता है। जितनी कोशिश मान्यता प्राप्त पत्रकारों की होती है सर, उतनी कोशिश तो छोटे पत्रकार भी करते हैं। फिर उनकी सरकार उनके लिए कोई बाकी सरकारी क्यों काम नहीं करती? सर आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार? देखिए, भविष्य प्रदेश का और देश का और हमारा आपका सबका भविष्य, और प्रेस मीडिया स्वतंत्र हो, उसके लिए मैंने एक दिन कहा था यहीं पर, आपको मालिकों के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा, आप खुद मालिक बनोगे। इसकी स्कीम लाने का काम करेंगे हम लोग। आप खुद मालिक हो, उस दिशा में काम करेंगे। किसने धन्यवाद दिया? बनाओ सरकार। और कई दुनिया के प्रतिष्ठित चैनल हैं, वो कोऑपरेटिव उस पर चल रहे हैं, वो मालिक खुद हैं पत्रकार। तो क्या उस जैसी योजना भारत में नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती? आप सोचिए, एक एक चैनल को 500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कोई बता रहा था मुझे 500 करोड़ रुपया से ज्यादा 10 साल में मिला होगा। और ये बात गलत है तो वो चैनल हमारी खबर चलाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। सर यही श्योरिटी चाहते हैं। आपकी सरकार आई तो क्या पत्रकारों को समान अधिकार समान सम्मान मिल पाएगा? आप सरकार बनवाइए। बिल्कुल सर। महाराष्ट्र में आरटीआई के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने आप पर सवाल खड़े किए हैं कि महिला आरक्षण बिल जो था उसका कौन?
8 वाले जिले अरे वो हमारे मित्र हैं, तुम जानते नहीं हो। तुम अकेले में बात करना, वो कितनी हमारे उनके अच्छे संबंध हैं। 25 सीटें मांग रहे उत्तर प्रदेश। तुम जानते ही नहीं हो हम दोनों के इतने गहरे संबंध है, आप सोच ही नहीं सकते। उन्हें बोलने नहीं देते लोकसभा में, वो बोलने खड़े होते हैं तब। बीजेपी वाले बोलने नहीं देते उन्हें। आज कह रहे थे वाक्य में कह रहे थे कि देश भी हमारे बहुत अस्तित्व मित्र आज बोले थे। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम अकेले। किसे सीट मांग रहे हैं? तो वो उनका अपना है, लेकिन हमारे वो बहुत करीब है हमारे। उधर नहीं मिलेगी तो इधर मिल जाएगी सर 25 हम पे कुछ है नहीं, क्या बांटे हम? कुछ भी नहीं हम पे। वो ये भी कह रहे हैं जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके लिए मराठी कंपलसरी कर दी जाएगी। अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे तो उनकी लाइसेंस जो है रिवोक कर दिए जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला वहाँ। आज के इतने अच्छे ऐप हैं, इतना सोशल मीडिया में ऐप है, लैंग्वेज कोई बार ही नहीं है। आज दुनिया में नहीं कोई बार है। ये इसलिए कर रहे होंगे जिससे अपने लोगों को कुछ लाभ पहुंचा दें। ये हमेशा रीजनल इश्यूज उठाते हैं। बीजेपी के लोग हमेशा नफरतवादी लोग हैं। मैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम भूल जाता हूं जो दरार बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको? कहीं दरार हो तो बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? है नॉट ड्रिल, ड्रिल नहीं बोले, क्या बोले बताओ ना। है हाँ, ये सही नाम है, बेलचा है ये लोग। हैं बस दरारवादी लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं। कोई दुखी हो तो उससे बड़ा खुश होते हैं ये लोग, परेशान हो तो उससे और अच्छी खुशी मिलती है इन्हें। वो चाहते हैं हर आदमी रीजनल उसमें लड़ाई करने लगे। हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं होंगे। और बीजेपी, इसीलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी संविधान नहीं मानती है। कितनी बार हम बताएं, गाजीपुर में अगर हम लोग जा रहे थे तो न्याय दिलाना चाहते हैं उस परिवार को, उसकी बात सुनना चाहते हैं, न्याय दिलाने के जा रहे हैं। हमें आपको सबको कोर्ट पे भरोसा है। कौन है जिसको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या हम सजा दे देंगे उस परिवार को या इसके किसी और परिवार को? भारतीय जनता पार्टी हर एक में लाभ लेना चाहती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि समाज जागरूक है और पीडीए और जागरूक है। इसलिए 95% पीडीए 95% मतदान कर करके रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा उत्तर प्रदेश में। सुनो पिताजी क्या कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पहचान के नाम बताना हमें, हम नाम नहीं जानते। अगर सर देखिए कौन कौन बैठा है बीजेपी का। न्याय नहीं देखिए, अंतिम बात बता रहा हूँ, मैं भी विश करना हूँ। मैं जाऊंगा 6, अभी 7 में से 1 खोया है सर, 6 खो दूंगा, लेकिन पांडे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है। पांडे की बात करते हैं, हरिओम पांडे को। अच्छा जी, तो कैसे आप जानते हैं कि नहीं वही आदमी है जो इस तरह का सब? उसने फोन किया है, वही फोन दिया है, वही मेरे को बहला है, वही कह रहा है कि तुम्हारी बेटी को मैं घर छोड़ दिया हूँ। अब इससे ज्यादा गवाह और प्रूफ क्या मिलेगा आपको? ये बताइए कि आप नामजद कंप्लेन किए थे? नामजद कंप्लेन किया, अभिषेक पांडे और हरिओम पांडे। तो क्या उस कंप्लेन का FIR कापी आपको मिली है? नहीं मिला, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। हम तो खुद मरी हुई लड़की लेकर के हम तंग थे, फिर वहाँ। ये नहीं, दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं आपको। अरे ये हमारे जो ऑपरेटर हैं ये गड़बड़ है लगता है। नहीं उसमें देखिए बीजेपी नेता बैठे, पुलिस बैठे, सब लोग। सवाल जातियों का नहीं है। क्या हुआ वहां भी नहीं जाने दिया? तो चुपचाप हुआ हो ना, किसने रोका है तुम्हें? क्यों चिल्लाना कि जा रहे हैं हम मिलने? कल समझाया मैंने कि चुपचाप चल दो, अभी चल दो यहीं से, अभी पहुंच जाओगे। बताना क्यों है? हैं? AI वाला आपने पेज दिखाया, उसमें ये नहीं समझ में आया कि जो 4 पैर वाला पेज था वो बड़ा बनाया गया था या जो 2 पैर वाला पेज था वो छोटा बनाया गया। तुम बहुत फुर्सत में हो। बहुत फुर्सत में।
कोई काम नहीं तुम पे। तुम लोग केवल यहीं हंसने आते हो कि वहां भी हंसते हो कभी कभार? वहां नहीं हंसते क्यों बहुत सीरियस मैटर है सर वहाँ पे। है? क्यों? वहाँ पे सब सीरियस रहते हैं, वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पूछता। सर इटावा कब ले चल रहे हैं? अब ले चलेंगे, अब विदेश ले चलेंगे। इटावा हटाओ बेकार अब नहीं, अब उसमें ले चलेंगे मंदिर में, जो मंदिर केदारेश्वर बन रहा है उसमें ले चलेंगे आपको, बहुत जल्दी ले चलेंगे आपको। है? सुबह 10 बजे से आपके कार्यालय पर बैठे। कौन है? नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, अभी भी बैठी हूँ। उन्होंने कहा था मेरे सवाल उनसे बता। नहीं वो मैं जानता हूँ उन्हें। अगर आप उनकी समझ आज से आप नोडल ऑफिसर आप हैं। अगर जैसे साहब गलती होगी, आप लोग अपन भाई बने है ना, जानते हम हैं तार भाई है ना, हमारे लड़की मर गई, तोहरे लड़की मर गई, ठीक ना, मर गई ना, मरी ना, तो ओकर फैसला हुई ना, हमके पैसा देता ला का करे कि मतलब अरे भाई पैसा का हम झूठ ना बोले, सत्य बोलता, आगे सत्य बोलते हैं आपको। आप हमके हम गर्दी से खूब मार जाएगा हम पैसा का आदमी ना है सीओ साहब, कह ना पैसा का आदमी ना है। अब वही अपना दुख दर्द से इतना दर्द नहीं, नहीं तो वो पंडित के घर में से खींच के काटे। अरे बैठिए सब ये सब बोला हम पंडित आप पैसा चाहे आप दे देते हैं, हमारा काम भाई बना के देता है, ठीक है काम क्रिया करे खातिर के सियाराम जी, ओके हम बुरा ना मानते, लेकिन हम सत्य बोली ना, वही तो सत्य बोली ना, झूठ की बात नहीं कर। अच्छा ये बताओ हम भाई हम इनसे भाई समझ ये बताइए हम लोग बैठे हुए हैं, आप इसी तरह से बात करेंगे तो हम आगे निश्चित कैसे निकालेंगे? हम 2 मिनट समय दीजिए, आप यहाँ हम लोग आए, बैठिए बैठिए आप बैठिए तो भी हल होगा।